हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा था, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के बारे में। यानी कि ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग है, इसको किस मेथड से इम्प्लाई करवाया जाता है। आपने लेवल ऑफ शेड्यूलर्स पढ़े थे पिछली वीडियो में हमारे। देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो जो थी हमारी, वो सीपीयू शेड्यूलिंग की थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि सीपीयू में शेड्यूलिंग यानी कि सीपीयू को किस तरीके से हर प्रोसेस को एलोकेट करवाया जाता है। अब देखिए, प्रोसेस को एलोकेट तो हम करवा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेथड तो यूज़ करना पड़ेगा। उस मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम्स लगाना। तो ये एल्गोरिदम्स जो हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला एल्गोरिदम होता है हमारा FCFS। FCFS की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, यानी कि जो पहले आया उसे पहले सर्व किया जाएगा। ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से हमारा सेकंड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आया, जिसके बारे में जिसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि SJF की फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जो थर्ड वन हमारा है वो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, यानी कि प्रायोरिटी के बेसिस पे। जो लास्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हम पढ़ेंगे वो है हमारा राउंड रोबिन। RR से हमारा मतलब है राउंड रोबिन एल्गोरिदम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें आज हम ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टाइप हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग। जैसा कि हमने बताया FCFS सबसे पहली टाइप होती है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब नाम से ही आपको क्या समझ आ रहा है, जो पहले आएगा उसे पहले सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि उसे पहले प्रोसेसर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस एल्गोरिदम को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। As the name implies, the first come first serve policy simply assigns the processor to the process which is first in the ready queue। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रोसेस जो होते हैं उनकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं। तो जब प्रोसेसर का वेट कर रहा होता है, तो वो कौन से स्टेट में होता है, रेडी स्टेट में। यानी कि एक क्यू बनी हुई होती है रेडी क्यू के नाम से, जिसमें ऐसे प्रोसेस पड़े होते हैं जो किसका वेट कर रहे होते हैं, प्रोसेसर का। तो FCFS पॉलिसी क्या करती है, सिंपली प्रोसेसर को असाइन करवाती है, जो पहले प्रोसेस आया होता है, जो फर्स्ट प्रोसेस आया होगा उसे प्रोसेसर क्या करवाया जाएगा, असाइन करवाया जाएगा। राइट, ठीक है। इसी तरीके से की कंसेप्ट ऑफ दिस एल्गोरिदम इज, यानी कि इस एल्गोरिदम का जो मेन टॉपिक है वो यही है, एलोकेट द प्रोसेसर, यानी कि एलोकेट द CPU इन द ऑर्डर इन विच द प्रोसेस अराइव। जिस ऑर्डर में हमारा प्रोसेस हम रेडी क्यू में आया है, उसी सीक्वेंस में ही हमारे प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट करवा दिया जाएगा, यानी कि जो पहले आया उसे पहले सर्विस दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। किसी जगह पे आपको इस नाम से भी ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मिल सकता है, यानी कि क्या नाम लिखा हुआ होगा इसका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले जाएगा। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर इसको आप एक और नाम से भी जान सकते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, द एवरेज वेटिंग टाइम अंडर FCFS पॉलिसी इज क्वाइट लॉन्ग। जब आप इसके एल्गोरिदम का मेथड पढ़ोगे तो आपको ये लाइन अपने आप क्लियर हो जाएगी कि ये एवरेज वेटिंग टाइम से हमारा क्या मतलब था, और इसमें इस मेथड में ये टाइम सबसे ज़्यादा क्यों लगता है। ठीक है, तो देखिए, एक छोटा सा आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि एक रेडी क्यू है जिसके अंदर आपके 3 प्रोसेसेस पड़े हैं, A, B और C। जेन्युइन सी बात है, सबसे पहला जो है हमारा A प्रोसेस आया था हमारे सिस्टम में, तो CPU सबसे पहले किसको एलोकेट करवाया जाएगा, इस A प्रोसेस को। जैसे ही ये CPU इसको एलोकेट हुआ, क्या हो गया हमारा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो इसके पास पड़ा रहेगा। इस तरीके से हमारा ये काम चलता है।
ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस, देन थर्ड प्रोसेस, इस तरीके से हमारे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये बर्स्ट टाइम, आपको कहीं किसी भी जगह पे अगर ये बर्स्ट टाइम दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है। आप कहीं से भी अगर पढ़ोगे प्रोसेस के बारे में तो आपको एक बर्स्ट टाइम करके एक वर्ड मिलेगा। तो बेसिकली इस बर्स्ट टाइम का क्या मतलब होता है। Burst time indicates that for how much time the process needs the CPU, यानी कि burst time एक ऐसा टाइम होता है जो ये डिसाइड करता है, यानी कि ये हमें बताता है कि हमारे प्रोसेस को CPU की कितने टाइम तक नीड है, या फिर हमारे प्रोसेस ने उस CPU को कितने टाइम तक कंज्यूम करके रखा हुआ था, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बर्स्ट टाइम। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा आपको पहले इस वर्ड का मीनिंग बता देना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत सारी जगह पे ये वर्ड देखने को मिलेगा। तो इस वर्ड का मीनिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोसेस को सीपीयू कितने टाइम तक एलोकेट करवाया जा रहा है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल को। देखिए, जैसे मेरे पास प्रोसेस पड़े थे, 3 प्रोसेस मैंने बात करी, P1 P2 P3, इस तरीके से मेरे पास 3 प्रोसेसेस पड़े हैं। और बर्स्ट टाइम जो है मेरा, जो पहला प्रोसेस है वो कितने टाइम तक सीपीयू को कंटेन करके रखेगा, 24 मिली सेकेंड्स तक। मिली सेकेंड्स में काउंट होता है सीपीयू का टाइम। तो उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है उसने सीपीयू को कितने टाइम तक कंटेन करके रखा, 3 मिली सेकेंड्स तक। देन थर्ड प्रोसेस को उसका बर्स्ट टाइम क्या है, 3 मिली सेकेंड्स का है। तो आप ध्यान से देखिएगा इसके अंदर, इसमें अगर आप देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि पहला प्रोसेस जो है, अब यहाँ पे हमने वेटिंग टाइम का एक कॉलम और बनाया हुआ है। तो उस वेटिंग टाइम के कॉलम को आप कैसे कंप्लीट करोगे वो हम इस वाले मेथड से समझेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले सपोज आपका प्रोसेस 1 आएगा ही प्रोसेस 1, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड मेथड है। सबसे पहले प्रोसेस 1 है तो इसीलिए उसे ही सबसे पहले सर्विस दी जाएगी। अब जब पहला प्रोसेस है तो उसे कुछ भी वेट तो नहीं करना पड़ा, किसी और प्रोसेस के लिए वेट नहीं करनी पड़ी उसको। तो यानी कि प्रोसेस 1 के लिए वेटिंग टाइम जो था वो कितना था, 0। यहाँ पे जो हमने इंडिकेट किए हैं नंबर्स, ये हमारे वेटिंग टाइम दिखाए गए हैं हर प्रोसेस के। तो प्रोसेस 1 को किसी भी के आगे कोई भी प्रोसेस नहीं है, यानी कि उसका वेटिंग टाइम बिल्कुल 0 है। तो आप इस 0 को इस वाले कॉलम में भी फिल करके रख सकते हो, यानी कि प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम 0 है। उसके बाद हमारा जब प्रोसेस 2 आया, उससे पहले हमारा प्रोसेस 1 कितना टाइम कंज्यूम कर चुका था, 24 मिली सेकेंड्स का टाइम कंज्यूम कर चुका था। यानी कि जब प्रोसेस 2 आया तो उसे कितनी देर वेट करनी पड़ी, 24 मिली सेकेंड्स तक। तो उस 24 मिली सेकेंड्स को हम प्रोसेस 2 के वेटिंग टाइम में डाल देंगे। ऐसे ही प्रोसेस 2 को कितना बर्स्ट टाइम लगना था, 3 मिली सेकेंड्स का। तो 24 पहले हो चुके, 3 प्रोसेस 2 ने भी ले लिए, तो टोटल कितना टाइम बन गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, 27 मिली सेकेंड्स का। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना टाइम हो गया, 27 मिली सेकेंड्स। तो अब P3 को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, P3 को ये पूरे 27 मिली सेकेंड्स का वेट करना पड़ेगा, जिसमें पहला प्रोसेस कंप्लीट हो, फिर उसके बाद सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट हो, तभी तो P3 की बारी आएगी। और फिर उस तरीके से P3 का भी जो बर्स्ट टाइम है वो काउंट होके हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो सीक्वेंस है वो चलता जाएगा। यानी कि जितना टाइम एक प्रोसेस को लगेगा उस वेटिंग टाइम को हम यहाँ नीचे मेंशन करते जाएंगे ताकि हमें क्लियर हो। और इस टेबल में हमने इसलिए मेंशन किया कि जैसे ही कोई अगर इस टेबल को एक बार लुकआउट करता है, आप बाद में भी इस टेबल को देखते हो तो आपको देखते सार ही पता चल जाएगा कि प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम 0 था, प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम 24 था, और प्रोसेस 3 का वेटिंग टाइम 27 था। और उसको कैसे लिखना है वो हमने आपको इस टेबल के थ्रू बताया है। ठीक है, उसके बाद बात आती है एवरेज वेटिंग टाइम की। यानी कि हर एल्गोरिदम में आपको एक एवरेज वेटिंग टाइम निकाल के बताना होगा कि आपका इस एल्गोरिदम को यूज़ करके कितना वेटिंग टाइम लग रहा था एवरेज में, जिसकी वजह से आपने दूसरे वाला एल्गोरिदम यूज़ किया। तो इस वाले मेथड का जो एवरेज वेटिंग टाइम था, अब उसके बारे में एक बार रीड कर लेते हैं।
तो देखिए, जो वेटिंग टाइम है उसकी एवरेज निकालना तो आप सबको आता ही है कि जितने भी आपके पास नंबर्स दिए हो उन सबको ऊपर लिखते हो आप न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आप टोटल नंबर्स देते हो। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे कि जो वेटिंग टाइम है उसे हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे कि जो हमने बताया 0, 24, 27, हमने यही 3 नंबर्स बताए थे वेटिंग में, तो हमने उन सबको ऐड कर दिया और टोटल कितने प्रोसेस थे हमारे, 3 प्रोसेसेस थे। तो 3 प्रोसेसेस जो थे उस 3 को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, डिवाइड करके जो आंसर आया हमारे पास वो हमारा एवरेज मीटिंग टाइम था, और मिली सेकेंड्स में आएगा क्योंकि हमने बताया कि बर्स्ट टाइम जो होता है वो मिली सेकेंड्स में दिया होता है। तो इस तरीके से हमारा FCFS का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। अब सपोज करो कि अब जैसे आप इस एग्जांपल में ही देख सकते हो कि पहले प्रोसेस में 24 मिली सेकेंड्स का टाइम लगा, तो प्रोसेस 2 को कितनी देर वेट करना पड़ा। देखिए प्रोसेस 2 छोटा था लेकिन फिर भी उसको 24 मिली सेकेंड्स का वेट करना पड़ा यहाँ पे, है ना। इसी तरीके से प्रोसेस 3 को 27 मिली सेकेंड्स तक वेट करना पड़ा, जबकि उसका काम छोटा सा ही था। तो इस तरीके से ये तो एक प्रॉब्लम हो गई ना, एक लिमिटेशन हो गई इस मेथड की कि आप छोटे प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा वेट करवा रहे हो। इस वजह से जो आपका एवरेज वेटिंग टाइम है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा हमारे सिस्टम का। तो इसी वजह से इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। वैसे तो ये बहुत आसान है, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहो तो ये सबसे ईजी मेथड है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ईजिली आप सारा कुछ इसमें करके दिखा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मेथड में आपको टाइम बहुत लगता है। तो ये जो टाइम की लिमिटेशन है वो हमने किस मेथड के थ्रू ख़त्म करी, SJF, यानी कि हमारा जो सेकंड मेथड है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मेथड। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा जो सेकंड मेथड है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, यानी कि SJF जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो आपने जब पहला मेथड पढ़ा उसके अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी कि उस मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो जो पहले आ रहा था उसे सर्व करना इज़ गुड थिंग, बट उसमें टाइम बहुत लग रहा था। तो अब हमने क्या देखा कि हमने इस मेथड में ये चीज़ देखी कि जो पहले जॉब छोटी है, यानी कि जिसे कम बस टाइम चाहिए, उस चीज़ को, उस प्रोसेस को आप पहले एग्जीक्यूट करवा लो और बाद में दूसरे वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो की कंसेप्ट ऑफ दिस एल्गोरिदम इज CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद लीस्ट CPU बर्स्ट टाइम, यानी कि CPU उस प्रोसेस को ही एलोकेट करवाएं जिसका CPU बर्स्ट टाइम, यानी कि जिसे प्रोसेसर का बर्स्ट टाइम बहुत कम चाहिए, मतलब जिसे प्रोसेसर का टाइम जो है वो बहुत कम चाहिए, उस प्रोसेस को आप पहले CPU दे दो। जिससे क्या होगा कि जो शॉर्टेस्ट जॉब्स होंगी वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उसके बाद जिन प्रोसेसेस को टाइम ज़्यादा लग रहा है वो बाद में एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो SJF है, SJF reduces एवरेज वेटिंग टाइम ओवर FCFS, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो एवरेज वेटिंग टाइम था वो बहुत ज़्यादा था। तो SJF यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ने, उस मेथड ने कुछ थोड़ा सा एवरेज वेटिंग टाइम रिड्यूस करवा दिया। व्हेन CPU इज़ अवेलेबल, जब भी CPU अवेलेबल हो, इट इज़ असाइन टू द प्रोसेस दैट हैज़ स्मॉलेस्ट रन टाइम। तो CPU को एक ऐसा प्रोसेस एलोकेट करवाया जाए जिसका रन टाइम कम का है। ठीक है, इफ़ टू प्रोसेसेस हैव द सेम रन टाइम, लेकिन बाय चांस टाई हो जाए, मतलब ऐसे दो प्रोसेसेस आपको मिल जाए, जैसा कि पीछे था कि आपका प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 का जो बर्स्ट टाइम था वो 2 मिली सेकेंड्स का था, वो बहुत कम था, मतलब सेम था। एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों का 3 मिली सेकेंड्स है, तो पहले प्रोसेस 2 को आप एग्जीक्यूट करवाओगे या प्रोसेस 3 को। तो उस टाइम पे जब आपका रन टाइम सेम हो तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, FCFS मेथड का यूज़ करोगे, ताकि आप इस टाई को ब्रेक कर सको। मतलब जो पहले आया उसे पहले सर्विस दे दो, उसके बाद थर्ड वाले को दे देना है, मतलब जो पहले सेकंड वाला पड़ा है पहले उसे एग्जीक्यूट करवा लो। ठीक है, क्योंकि टाइम तो सेम है दोनों का, लेकिन टाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम FCFS मेथड को वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। द प्रॉब्लम विद SJF इज़ डैट, देखिए अब SJF में भी कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वाला थर्ड कंसेप्ट आया।
है ना। तो प्रॉब्लम विद SJF इज दैट इट रिक्वायर प्रिसाइज नॉलेज ऑफ हाउ लॉन्ग ए जॉब और प्रोसेस विल रन, यानी कि जो हमारा प्रोसेस है उसको टाइम कितना लगना है एग्जीक्यूट होने में, उससे उसकी नॉलेज हमें पहले से होनी चाहिए। अगर हमें पहले से नहीं पता होगा तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सी जॉब को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, कौन सी जॉब को बाद में एग्जीक्यूट करवाना है। तो हमें प्रिसाइज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, हमें पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से प्रोसेस का कितना बर्स्ट टाइम होगा। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम इसके साथ है, अदरवाइज़ ये बहुत ही बढ़िया मेथड है। ठीक है, चलिए अब इसके एक एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इस मेथड के बारे में। तो देखिए जो एग्जाम्पल है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रोसेस के पास 4 प्रोसेसेस पड़े हैं यहाँ पे, P1, P2, P3, P4। आपके पास यहाँ पे 4 प्रोसेसेस हैं और हर किसी का बर्स्ट टाइम अलग अलग है। यानी कि बर्स्ट टाइम जो है P1 प्रोसेस का वो 6 मिली सेकेंड्स का है, P2 प्रोसेस का 8 मिली सेकेंड्स का है, P3 का 7 मिली सेकेंड्स का है और P4 प्रोसेस का 3 मिली सेकेंड्स का है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने FCFS मेथड में एक टेबल बनाई थी इस तरीके से, वैसे टेबल बना लीजिए और जहाँ पे जो भी पॉइंट आपको नीचे मिल रहा है, जो नंबर आपको मिल रहा है उसे आप वेटिंग टाइम वाले कॉलम में डलवाते जाइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने इसमें क्या पढ़ा कि जो छोटा है, मतलब जो प्रोसेस छोटा है यानी कि जिसका बर्स्ट टाइम कम है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो आप इस कॉलम में देखिए सबसे कम वैल्यू कौन ले रहा है, 3 मिली सेकेंड्स। और ये 3 मिली सेकेंड्स जो है वो कौन सा प्रोसेस है, P4 प्रोसेस। यानी कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, P4 प्रोसेस। तो जब पहले एग्जीक्यूट हुआ है तो इसका वेटिंग टाइम तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसे तो अभी किसी प्रोसेस के लिए वेट करना नहीं है। तो यानी कि जो P4 प्रोसेस है उसके वेटिंग टाइम के कॉलम में क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। राइट, अब देखिए P4 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम था 3 मिली सेकेंड्स, यानी कि P4 प्रोसेस ने कितना टाइम कंज्यूम कर लिया, 3 मिली सेकेंड्स का टाइम कंज्यूम कर लिया उसने। ठीक है, अब देखिए फिर से देखिए 3 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है। अब बाकी के जो 3 नंबर बचे आपके पास उनमें से छोटा नंबर कौन सा है, 6 मिली सेकेंड्स, यानी कि आपका प्रोसेस 1। यानी कि जो पहले एग्जीक्यूट होगा अब प्रोसेस वो कौन सा होगा, प्रोसेस 1, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम कम है। तो प्रोसेस 1 लिख दिया आपने। अब प्रोसेस 1 को कितना वेट करना पड़ा, 3 मिली सेकेंड्स तक। तो प्रोसेस 1 के वेटिंग टाइम में क्या चला जाएगा, 3 मिली सेकेंड्स चला जाएगा। राइट, अब देखिए प्रोसेस 1 ने कितना टाइम लिया, 6 मिली सेकेंड्स का ना। तो प्रोसेस 1 3 पे शुरू हुआ और 6 और ऐड हो गए, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते उसको कितना टाइम हो गया कंप्लीट, 9 मिली सेकेंड्स तक का टाइम कवर हो गया। अब उसके बाद 8 और 7 बचा। तो हमारे को देखने से ही पता चल रहा है कि जो 7 मिली सेकेंड्स हैं वो कम होते हैं। तो यानी कि पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए, प्रोसेस 3। अब प्रोसेस 3 एग्जीक्यूट होगा, लेकिन प्रोसेस 3 को कितना टाइम वेट करना पड़ा, 9 मिली सेकेंड्स। तो प्रोसेस 3 के वेटिंग टाइम में हम क्या लिख देंगे, 9 मिली सेकेंड्स। अब जैसे ही हमने यहाँ 9 मिली सेकेंड्स लिखा, इसका कितना टाइम था, 7। तो 9 मिली सेकेंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 7 मिली सेकेंड्स इस प्रोसेस 3 ने ले लिए। तो टोटल अब कितना टाइम बन चुका है, 16 मिली सेकेंड्स का। यानी कि जो प्रोसेस 2 रह गया है हमारा, उसको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, 16 मिली सेकेंड्स। तो उसके वेटिंग टाइम में क्या चला जाएगा, 16 मिली सेकेंड्स। और उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 8 मिली सेकेंड्स। यानी कि 16 में 8 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24। अब इसी तरीके से जब आप इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालोगे तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम क्या निकलेगा, आप इस वेटिंग टाइम वाली कॉलम को उठाओ और इसमें सारे प्रोसेसेस के वेटिंग टाइम को लिख के ऐड कर दो। और टोटल 4 प्रोसेसेस हैं तो 4 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 मिली सेकेंड्स। अगर आप पिछले वाले को ही एग्जीक्यूट करके देखो इसी मेथड से तो आप डिफरेंस देख सकोगे कि पहले आपका वैल्यू कितना बड़ा आ रहा था पिछले वाले मेथड में। अगर आप पिछले मेथड को ही सेम इसी मेथड से ही यूज़ करके देखोगे तो आप ये भी डिफरेंस देखोगे कि FCFS वाले का मेथड का जो एवरेज टाइम था वो बहुत ज़्यादा था और SJF मेथड में जो वेटिंग टाइम लग रहा है वो कम लग रहा है, समथिंग 10 पॉइंट समथिंग कुछ आपका आंसर आएगा। तो आप ट्राई करके भी देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसके 2 एल्गोरिदम्स ही कवर अप करेंगे। जो नेक्स्ट 2 एल्गोरिदम्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और राउंड रॉबिन वाली शेड्यूलिंग जो आपकी रह गई है, उन 2 एल्गोरिदम्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बारे में बताएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सीपीयू शेड्यूलिंग की थोड़ी सी थ्योरी है जिसमें आपको सारा कुछ बताया हुआ है, सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में, लेवल ऑफ शेड्यूलर्स हैं उनके बारे में, उन सब की वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।